रत्न प्रभा का शरीर खून से लथपथ था। उसने समंदर की तरफ देखकर एक सीटी बजाई। तभी एक डॉल्फिन पानी से बाहर निकल कर आई। डॉल्फिन को अपने पास देख रत्न प्रभा ने राहत की सांस ली और उससे अपनी बच्ची को किसी सुरक्षित जगह ले जाने की प्रार्थना की। उसने जादू से डॉल्फिन की पीठ पर एक लकड़ी की टोकरी बना दी और भारी मन से अपनी नन्ही बेटी चंद्रकांता को उसमें रख दिया। आखिर क्या मजबूरी थी जो एक माँ ने अपनी बच्ची को डॉल्फिन के हवाले कर दिया। दरअसल रत्न प्रभा के पास भगवान विष्णु की दी हुई एक तिलिस्मी तलवार थी। आज एक जादुई मुकाबले के जरिए उस तलवार का नया उत्तराधिकारी चुना जाना था, पर किसी को नहीं पता था कि राजा ने पड़ोसी राज्य की दुष्ट रानी इरावती को भी बुला लिया है। रत्न प्रभा ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन इतनी सारी प्रजा के सामने वो विरोध भी नहीं कर सकती थी। अब उसे बस यही उम्मीद थी कि उसकी बहन अपने जादू से इरावती को हरा दे। दोनों के बीच एक भयंकर जादुई युद्ध हुआ, लेकिन आखिर में रत्न प्रभा की बहन हार गई। इरावती ने तुरंत आकर रत्न प्रभा से वो तिलिस्मी तलवार मांगी, पर उसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि इरावती के इरादे ठीक नहीं है। जिस औरत ने सत्ता के लिए एक अपाहिज राजा से शादी की हो, उसे सिर्फ ताकत की भूख है। इस बात पर रत्न प्रभा और राजा के बीच तीखी बहस हो गई। तभी इरावती आई और सफाई देने लगी कि वो अपाहिज राजा से सच्चा प्यार करती है। उसने अपने सौतेले बेटे वीरेंद्र और नन्ही चंद्रकांता की शादी का प्रस्ताव भी रखा, पर रत्न प्रभा ने इसे फिर से ठुकरा दिया। उसने कहा कि उसे इरावती पर जरा भी भरोसा नहीं है और अब वो इस जादुई तलवार को विष्णु मंदिर में रख देगी। गुस्से में आग बबूला होकर इरावती ने उसी रात रत्न प्रभा पर जानलेवा हमला कर दिया। रत्न प्रभा अपनी बच्ची और राजा के साथ वहां से भाग निकली, लेकिन जल्द ही इरावती के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। राजा ने रत्न प्रभा से कहा कि वो बच्ची को लेकर आगे जाए और खुद अकेले ही दुश्मनों से भिड़ गए, पर रत्न प्रभा ज्यादा दूर नहीं जा पाई। इरावती के जादुई कोड़े ने उसे जकड़ लिया। एक झटके से रत्न प्रभा हवा में उछलकर दूर जा गिरी। उसने किसी तरह अपनी बच्ची को बचाया। तभी उसने देखा कि इरावती ने राजा के सीने में तलवार घोंप दी है। मरते मरते राजा ने रत्न प्रभा से बच्ची और तलवार की रक्षा करने को कहा। रोते हुए रत्न प्रभा वहां से भागी, लेकिन इरावती ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और पीछे से वार करके उसे घायल कर दिया। खुद को कमजोर पड़ता देख रत्न प्रभा जादू से हवा में उड़ने लगी। इरावती भी उसके पीछे आसमान में पहुंच गई। हवा में दोनों के बीच एक रोंगटे खड़े कर देने वाली जंग शुरू हो गई, पर एक हाथ में बच्ची को पकड़े रत्न प्रभा ताकतवर इरावती का मुकाबला कैसे करती। इरावती ने रत्न प्रभा को घायल कर दिया और उसकी कमर से तलवार छीनने की कोशिश की। इस छीना झपटी में तलवार नीचे गिर गई। रत्न प्रभा तेजी से नीचे आई और तलवार पकड़ ली और पलक झपकते ही समंदर किनारे पहुंच गई। उसने सीटी बजाकर डॉल्फिन को बुलाया और भविष्यवाणी की कि 21 साल बाद उसकी बेटी इस तलवार को हासिल करेगी और इरावती को हराकर अपना राज्य वापस लेगी। डॉल्फिन के जाने के बाद रत्न प्रभा वो तलवार लेकर विष्णु मंदिर आ गई। उसने प्रार्थना की कि 21 साल बाद इस तलवार को इसका सही वारिस मिल जाए। तभी इरावती वहां भी आ धमकी। दोनों के बीच तलवार के लिए फिर से खींचतान शुरू हो गई। इरावती के हाथ में जैसे ही तलवार की म्यान आई, पूरा मंदिर बुरी तरह हिलने लगा, लेकिन रत्न प्रभा वहां से नहीं भागी। वो भगवान से उस तलवार की रक्षा की प्रार्थना करती रही ताकि 21 साल बाद उसकी बेटी इसे पा सके। अगले ही पल वो तलवार तेजी से आसमान में उड़कर गायब हो गई और पूरा मंदिर देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गया। आखिर में इरावती को सिर्फ एक खाली म्यान से ही संतोष करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ समंदर की लहरों ने उस बच्ची को एक मछुआरे के गांव पहुंचा दिया। एक नेक मछुआरे जोड़े ने उसे अपनाया और पाल पोस कर बड़ा किया और फिर उसके 21वें जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। आगे रात के अंधेरे में चंद्रकांता समंदर किनारे बैठी अपनी दोस्त डॉल्फिन से बातें कर रही थी। तभी अचानक डॉल्फिन के पीछे एक विशालकाय ऑक्टोपस आ गया। चंद्रकांता डर के मारे अपनी जगह से खाली हो गई। वो जोर जोर से चिल्लाकर डॉल्फिन को वहां से भागने के लिए कहने लगी, लेकिन बादलों की तेज गरज में उसकी आवाज दब गई। उसी वक्त आसमान में बिजली कड़ी की और एक जादुई तलवार की आकृति बन गई। अगले ही पल ऑक्टोपस के ठीक सामने एक जबरदस्त धमाका हुआ। चंद्रकांता इतनी डरी हुई थी कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। धमाके के साथ ही वो खूंखार ऑक्टोपस हवा में गायब हो गया। डॉल्फिन को सुरक्षित देखकर चंद्रकांता ने राहत की सांस ली। तभी उस जादुई तलवार से बिजली की एक तेज किरण निकली और सीधे चंद्रकांता से आकर टकराई। पलक झपकते ही वो हवा में खींचने लगी। उसके दिमाग में कुछ ऐसे धुंधले दृश्य घूमने लगे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो तेज रोशनी गायब हो गई और चंद्रकांता आसमान से सीधे नीचे गिरकर बेहोश हो गई। तभी उसकी पीठ पर एक तिलिस्मी खंजर का निशान उभर आया। ये वही चंद्रकांता है जिसे 21 साल पहले महारानी रत्न प्रभा ने डॉल्फिन की मदद से बचाया था। एक नेक मछुआरे ने उसे समंदर किनारे से उठाया और बड़े प्यार से पाला। आज चंद्रकांता का 21वां जन्मदिन था, लेकिन फिर भी उसे राजमहल में दासी का काम करना पड़ी डीडीएच रहा था। महल की दोनों राजकुमारियों ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा कि उनके पास चंद्रकांता के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। उनके बार बार कहने पर चंद्रकांता खुशी खुशी अपना तोहफा लेने आगे बढ़ी। तभी उसका पैर किसी चीज से अटका और वो सीधे सामने रखी 3 टोकरियों पर जा गिरी। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसका पूरा चेहरा हरी कीच दस्त से सना हुआ था। वो बेचारी मुद्दा कर पीछे जोर जोर से हंसती राजकुमारियों को देखने लगी। दरअसल राजकुमारियों ने ही उसके ऊपर कीचड़ डीडीएच गिराने का ये जाल बिछाया था। चंद्रकांता को इस हालत में देखकर वो कहने लगी कि उन्होंने कल का बदला ले लिया। हुआ यूं था कि दुष्ट रानी इरावती इस राज्य पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन इस बार वो कोई युद्ध नहीं लड़ना चाहती थी। इसलिए उसने अपने सौतेले बेटे वीरेंद्र को दोनों राजकुमारियों का अपहरण करने भेजा ताकि वो राजा को ब्लैकमेल कर सके। पर बीच रास्ते में चंद्रकांता अपने दोस्त उमंग के साथ जादुई कालीन पर बैठकर वीरेंद्र का पीछा करने लगी। वीरेंद्र का ध्यान भटकते ही उन्होंने दोनों राजकुमारियों को अपने कालीन पर खींच लिया। ये देखकर वीरेंद्र ने उन्हें अपनी तलवार से मार गिराना चाहा, लेकिन जैसे ही चंद्रकांता ने तलवार को हाथ से रोका, वो चमत्कारिक रूप से वापस मुद्दी और खुद वीरेंद्र को ही घायल कर दिया। अपनी जिंदगी में कभी हार न मानने वाला वीरेंद्र ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो अपने रथ से कूदा और जादुई कालीन के पीछे भागने लगा। उसने समंदर पार किया, जंगलों को पीछे छोड़ा और एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाकर सीधा उद्धते हुए कालीन पर आ गिरा। उसने कालीन को इतनी जोर से झटका कि उस पर बैठे सभी लोग नीचे गिर पड़े और इसी अफरा तफरी में चंद्रकांता सीधे वीरेंद्र के ऊपर जा गिरी। दोनों समंदर की रेत पर काफी दूर तक लुढ़कते चले गए। कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद वीरेंद्र उठा और राजकुमारियों के पीछे भागने लगा, लेकिन चंद्रकांता ने उसका पैर खींचा और वीरेंद्र फिर से मुंह के बल गिर पड़ा। जैसे ही वीरेंद्र मुद्दा, उसने चंद्रकांता को भागते हुए देखा और उसे खींचकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि चंद्रकांता ने उसके गले पर खंजर रख दिया है। पर वीरेंद्र तो वीरेंद्र था, उसने फुर्ती से खंजर छीना और उल्टा चंद्रकांता के ही गले पर लगा दिया। गनीमत यह रही कि तभी सैनिकों के घोड़ों की आवाज आ गई। सैनिकों को आते देख वीरेंद्र का ध्यान भटका और चंद्रकांता ने उसे जोर से धक्का
धक्का दे दिया और अपने दोस्त उमंग व राजकुमारियों को लेकर वहां से फरार हो गई। महल वापस पहुंचने पर राजा ने चंद्रकांता की बहादुरी के लिए उसे इनाम दिया, लेकिन राजकुमारियां खुश नहीं थीं, क्योंकि उन्हें लगा कि चंद्रकांता ने उनके रोमांस में रुकावट डाल दी है। लगता है राजकुमारियों को अपनी किडनैपिंग करने वाला वो हैंडसम वीरेंद्र पसंद आ गया था। बस इसी बात का बदला लेने के लिए उन्होंने आज चंद्रकांता पर कीचड़ दिएच गिराया था। अब वापस वर्तमान में आते हैं। जब चंद्रकांता समंदर में नहाकर अपने ऊपर लगी वो कीचड़ दिएच साफ कर रही थी, तभी उसे वहां अचानक वीरेंद्र खड़ा हुआ दिखा। वो तेजी से वीरेंद्र की तरफ भागी और सीधा उसके ऊपर छलांग लगा दी। दोनों एक बार फिर से रेत पर लुढ़क गए। वीरेंद्र मन ही मन खुश हो गया। उसे लगा कि ये खूबसूरत लड़की उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे ही वीरेंद्र ने पलटकर पीछे देखा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां एक खूंखार बाघ खड़ा था। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।